बीजेपी ने किया हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। चुनावी फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल। चंडीगढ़ से लखनऊ तक मचा बवाल। एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जो पार्टी सुबह से लेकर शाम तक दूसरों को हिंदू विरोधी का सर्टिफिकेट बांटती फिरती है, आज खुद उसी पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। मामला लखनऊ का है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन साहब शानदार चुनावी रोड शो कर रहे थे। पूरी की पूरी पलटन जोश में थी, लेकिन जोश में कुछ ऐसा हो गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवादों में फंस गए और अब बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल रोड शो की भीड़ में बजरंगबली की वेशभूषा धारण किए एक कलाकार को बीजेपी का झंडा थमाकर नचा दिया गया। इसको लेकर बवाल हो गया। हर कोई यही कह रहा है कि चुनावी फायदे के लिए साक्षात भगवान के स्वरूप को ही सड़क पर नचवा दिया। कलयुग के भगवान कौन साक्षात हैं? हनुमान जी हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, लेकिन आप किसी भी धार्मिक आस्था पर आप चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। आप उसका प्रदर्शन, ये फूहड़पन माना जाएगा और इससे दूर रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि वो धर्म उनके सामने नाच रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि हनुमान जी को नचा करके उन्होंने धर्म को नचाया है, सनातन धर्म को नचाया है। इतनी नीचता, इतनी निर्लजता जिस पार्टी ने की हो, वही पार्टी धर्म के नाम पर धंधा भी करती है, धर्म के नाम पर चंदा भी लेती है और भगवान हनुमान को नचा करके पूरे धर्म को बदनाम भी करती है। जैसे ही ये घटना घटी, विपक्ष को बैठे बिठाए बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस मौके को हाथों हाथ लपक लिया और ट्विटर पर ऐसा तीर चलाया जो सीधा निशाने पर लगा। केजरीवाल ने लिखा कि जितना नुकसान और अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया है, शायद 5000 साल के इतिहास में बाहर से आने वाले आतताइयों ने भी उतना नुकसान नहीं किया। आप लोग हिंदू धर्म पर कलंक हैं। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। कल तक जो बीजेपी राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों पर सभी को राष्ट्रद्रोही बता रही थी, आज केजरीवाल ने उसे सीधे आतताई के तमगे से नवाज दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। बात सिर्फ नेताओं की जुबानी जंग तक नहीं रुकी। अब तो चंडीगढ़ में इस मुद्दे पर बाकायदा लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि राजनीतिक रैलियों में वोट बटोरने के लिए भगवान का ऐसा तमाशा बनाना करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। मतलब साफ है, जो बीजेपी सुबह शाम दुनिया भर को हिंदू धर्म की ट्यूशन देती थी, आज खुद उसी पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का संगीन आरोप लगा है। इसे कहते हैं दूसरों को ज्ञान देना आसान है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो सांप सूंघ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि भगवान हनुमान को आपने नितिन नबीन के सामने क्यों नचाया। नितिन नबीन की क्या औकात है हनुमान जी के सामने? सवाल यह है कि क्या अब नेताओं को अपनी चुनावी नैया पार लगाने के लिए साक्षात भगवान को ही हाथ में पार्टी का झंडा थमाना पड़ेगा? क्या यही है राजनीति का नया स्तर? आपको क्या लगता है? क्या रोड शो की भीड़ में बजरंगबली का ये फिल्मी डांस वाकई आस्था का सरेआम अपमान है, या फिर केजरीवाल ने चुनावी मौसम में राई का पहाड़ बनाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया है? अब बात करते हैं बिहार की। क्या बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर को यूपी में ब्राह्मण अस्मिता का मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी इसके सहारे पूर्वांचल के ब्राह्मण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बड़ा चुनावी विवाद बनाने से पहले ही संभाल लेगी, ताकि 2027 के चुनाव में कोई नया जातीय समीकरण ना बन सके?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। करीब 125 विधानसभा सीटों वाला ये इलाका किसी भी दल के सिर पर ताज सजा सकता है और उसे छीन भी सकता है। वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ और भदोही जैसे जिलों में चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि सामाजिक और जातीय समीकरणों की बिसात पर भी लड़े जाते हैं। यही वजह है कि यहां होने वाली हर बड़ी घटना को राजनीतिक दल सिर्फ कानून व्यवस्था के चश्मे से नहीं देखता बल्कि उसके चुनावी नफा नुकसान का भी पूरा हिसाब किताब लगाता है। आगे बढ़ने से पहले यूपी के ब्राह्मण समाज की संख्या और उसके असर पर नजर डालते हैं। पूर्वांचल में ब्राह्मणों की आबादी 10 से 14% के बीच है। यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। पूर्वांचल में 125 सीटें, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ मंडल में फैलाव। मध्य यूपी यानी अवध क्षेत्र में 85 से 90 सीटें, पश्चिमी यूपी में 105 से 110 सीटें, बुंदेलखंड में 19 सीटें। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी तकरीबन 12% है। पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटर्स करीब 10 से 14% हैं। यूपी में ब्राह्मणों की संख्या करीब 2.5 करोड़ है। यूपी में इस समय 51 ब्राह्मण विधायक हैं और 10 सांसद। यूपी में ब्राह्मण समाज से 4 राज्यसभा सांसद हैं। 2007 में बीएसपी के 41, सपा के 11 और बीजेपी के 3 ब्राह्मणों को जीत मिली। 2012 में बीएसपी के 10 ब्राह्मण, सपा के 21 और बीजेपी के 6 ब्राह्मण जीते। 2017 में बीजेपी के 46, सपा के 5, कांग्रेस के 1 ब्राह्मण प्रत्याशी को जीत मिली। 2022 में बीजेपी के 46, सपा के 5 और कांग्रेस के 1 ब्राह्मण प्रत्याशी को जीत मिली। भरत तिवारी एनकाउंटर अब उसी मोड़ पर खड़ा है। घटना भले ही बिहार के भोजपुर में हुई हो, लेकिन उसकी गूंज पूर्वांचल में सुनाई दे रही है। सवाल ये नहीं है कि एनकाउंटर बिहार में हुआ या फिर यूपी में। मुद्दा यह है कि क्या अब इस घटना को ब्राह्मण अस्मिता का रंग देने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये चुनावी हथियार बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता करीब 10% माने जाते हैं। आंकड़ा भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन चुनावी राजनीति में कई बार ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला यही वर्ग करता है। दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां 2 से 5% वोटों का अंतर ही जीत और हार की कहानी लिख देता है। ऐसे में अगर किसी एक वर्ग के बीच ये धारणा बन जाती है कि उसके सम्मान या फिर उसकी पहचान का सवाल खड़ा हुआ है, तो उसका असर सीधे सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल इस वर्ग की नब्ज टटोलने में जुटा हुआ है। यहीं से सियासत आग में घी डालने का काम शुरू करती है। जो व्यक्ति जिसने सरेंडर कर दिया हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो या महान पुरुष हो, कोई भी हो, सामान्य नागरिक ही क्यों ना हो, अगर सरेंडर होता है पुलिस के सामने तो पुलिस को ये कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। ये सीधे मानवाधिकार आयोग उसका उल्लंघन है और इस पर सख्त कार्रवाई उन पुलिस वालों के खिलाफ होना चाहिए। पुलिस वालों पे ही नहीं, उस ज़िले के कप्तान को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए कि देश के किसी कोने में इस तरह की घटना न होने पाए, वरना कोई कानून का पालन नहीं करेगा। ये अगर भरत तिवारी एनकाउंटर को धीरे धीरे ब्राह्मण समाज का मुद्दा बनाया गया तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक अभियान बनाने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय पहचान के मुद्दे पहले भी चुनावी हवा का रुख बदलते रहे हैं। इसीलिए ये मान लेना कि ये विवाद अपने आप ठंडा पड़ जाएगा, शायद दिन में सपने देखने जैसा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए चुनौती भी कम नहीं है। पिछले 10 सालों में उसने सिर्फ एक जाति के भरोसे राजनीति नहीं की है। उन्होंने ब्राह्मण, गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और कई छोटे छोटे सामाजिक समूहों को जोड़कर अपना एक व्यापक सामाजिक आधार तैयार किया है। यही उसका सबसे बड़ा राजनीतिक कवच भी रहा है। इसीलिए बीजेपी शायद हर कीमत पर यह तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भरत तिवारी का मामला सरकार बनाम ब्राह्मण समाज की लड़ाई बन जाए। अगर योगी आदित्यनाथ सरकार तथ्यों,
पारदर्शिता के साथ लोगों के सवालों का जवाब देती है तो विवाद सीमित रह सकता है, लेकिन अगर जवाब की जगह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हुई तो विपक्ष को ऐसा मुद्दा मिल सकता है जिसे वो चुनाव तक जिंदा रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। समाजवादी पार्टी भी इस मौके को हल्के में नहीं छोड़ना चाहेगी। पिछले कुछ सालों से वो यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर दूसरे सामाजिक वर्गों में भी अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ब्राह्मण समाज की तरफ उसके राजनीतिक संकेत पहले भी दिखाई दिए हैं। ऐसे में अगर उसे लगता है कि ये मुद्दा सरकार को घेर सकता है तो वो इसे पूरी ताकत से उठाएगी। लेकिन राजनीति का एक सच और भी है कि हर मुद्दा वोट में नहीं बदलता। हवा बनाना और हवा को वोट में बदल देना दोनों अलग अलग बातें हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण संगठनों ने भी इसकी भर्त्सना की है और बहुत से जिलों में, देवरिया सहित कई एक जिलों में पूर्वांचल के, इसका विरोध प्रदर्शन भी है ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है और बिहार में भी है, और ये चुनाव को देखते हुए जो इनकी जो डिमांड होगी ये लोग पूरी करेंगे, क्योंकि 27 को ये को लेकर के रिस्क नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी किस भी सूरत में। सोशल मीडिया पर चलने वाला हर नैरेटिव मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचता। कई बार सोशल मीडिया का तूफान चुनाव आते आते हवा हो जाता है, तो कई बार छोटी सी चिंगारी बड़ा राजनीतिक विस्फोट भी बन जाती है। इसीलिए भरत तिवारी एनकाउंटर का असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जांच किस दिशा में जाती है, राजनीतिक दल किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सबसे बढ़कर जनता इस पूरे मामले को किस नजर से देखती है। इतना तो तय है कि बिहार में हुई एक पुलिस मुठभेड़ अब पूर्वांचल की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। अब ये सिर्फ एनकाउंटर की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों के राजनीतिक कौशल का भी इम्तिहान है। अब बात कर लेते हैं राम मंदिर चंदा चोरी की और चंपत राय की। एक पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में इतनी बड़ी हेराफेरी हो गई, देश भर में फजीहत हो गई, ट्रस्ट की गद्दी से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन मजाल है कि नेताजी के रसूख में 1 इंच की भी कमी आई हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की। चंदा चोरी के कलंक के बाद ट्रस्ट से तो इनकी छुट्टी हो गई, लेकिन बीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद में इनका सिक्का आज भी खनक रहा है। बीएचपी ने साफ कह दिया है कि चंपत राय संगठन में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। इसे कहते हैं जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। बीएचपी का कहना है कि जब तक आरोप अदालत में साबित नहीं हो जाते तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। कानून के जानकार चीख चीख कर थक गए कि चंपत राय जी को जून की शुरुआत में ही चोरी का पता चल गया था। बाकायदा संदिग्धों के घर से कैश भी बरामद हो गया था, लेकिन वो तो कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे रहे। तारीखों के समीकरण को समझिए। 4 जून को चोरी पकड़ी गई, लेकिन 7 जून को चंपत राय जी ने कैमरे के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा कि कोई चोरी नहीं हुई है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। चंपत राय जी का ये बयान आप खुद सुनिए। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तब जाकर 25 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई और छोटे मोटे 8 प्यादों की बलि चढ़ा दी गई। खुद को पाक साफ बताने के लिए घड़ियाली आंसू भी बहाए गए, लेकिन सच कब तक छुपाते। अब जनता अपना सिर खुजला रही है।
क्या बड़े रसूखदारों के लिए कानून का चश्मा बदल जाता है? आखिर क्यों रसूखदारों के लिए नियम अलग हो जाते हैं? सवाल बड़े हैं और कड़े हैं। वैसे आपको क्या लगता है, चंपत राय को वीएचपी में पद पर बनाए रखना करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, या फिर संगठन सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुट गया है? इस पर जो भी आपकी राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।